भारत में उतनी चर्चा नहीं है, लेकिन विदेशों में जो विदेशी मीडिया है वो अच्छी नज़र रख रहा है फ्रांस के चुनावों पर। फ्रांस की जो पार्टी है नेशनल रैली, इसकी नेता हैं, महिला नेता हैं मरीन ले पेन, और काफ़ी दक्षिणपंथी मानी जाती हैं, काफ़ी राष्ट्रवादी मानी जाती हैं, और वैश्वीकरण के जो खराब निर्णय के जो खराब नतीजे सामने आए हैं, समाज को भुगतने पड़े हैं, उसके चलते जो है इनकी पार्टी को और इनको काफ़ी बढ़त मिली है। काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही हैं सत्ता में आने के फ्रांस के लिए, लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि उनके अच्छे दिन आ गए हैं। अ, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो जून के पहले पखवाड़े में जो यूरोपियन संसद के चुनाव हुए, उसमें उनकी पार्टी को काफ़ी खराब नतीजों का सामना करना पड़ा, और मरीन ले पेन ने जो गठबंधन बनाया था यूरोप की दूसरी पार्टियों के साथ, उसमें जो है उनको अच्छी सफलता मिली है। यूरोप के संसद में जो है उनका अच्छी पकड़ बन गई है। संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो अब जो है मैक्रोन घबरा करके जो हैं वो उन्होंने राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा कर दी। तो अभी जून के आखिर में जो है वोटिंग हुई है, और ये माना जा रहा है कि मैक्रोन ने जो दांव खेला है, उसके नतीजे में जो है अब मरीन ले पेन की पार्टी नेशनल रैली, इसको अच्छी सीटें मिलेंगी, जो नेशनल असेंबली है फ्रांस की उसमें, और जो है पहली बार जो है अति दक्षिणपंथी पार्टी जो है वो सत्ता में आने के करीब है फ्रांस में। ये बहुत बड़ी बात है, पूरे यूरोप के लिए बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट होगा, और सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भारत के फ्रांस से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं, बहुत ही नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। ये माना जाना चाहिए कि मरीन ले पेन की पार्टी भी अगर आती है तो उसके भारत से अच्छे रिश्ते रहेंगे, विशेष तौर पर अगर मोदी सरकार बनी रहती है, और उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये भी माना जाना चाहिए कि मैक्रोन के साथ भी संबंध बहुत अच्छे थे भारत के, और जो राफेल डील है उससे मालूम पड़ता है 1 से 2 बार, एक बार वायुसेना के लिए और एक बार जो है नौसेना के लिए जो है राफेल विमानों का जो है ऑर्डर दिया गया है। तो ये माना जाना चाहिए कि जो है भारत और फ्रांस का रिश्ते बहुत ही नज़दीकी हैं। दोनों बहुत ही नज़दीकी से जो हैं बहुत ही रणनीतिक क्षेत्रों में साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन ख़ैर अभी भारत और फ्रांस के रिश्तों पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि जो ये दक्षिणपंथी पार्टी अगर निकल के आती है, तो इसके इरादे क्या हैं फ्रांस को लेकर के? फ्रांस में किस तरह का कार्यक्रम, किस तरह के नीतियाँ लागू करने के विचार में ये हैं? तो मरीन ले पेन जो हैं सबसे पहले तो एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, एक तरह से माना जाना चाहिए। यही उनका एक बेसिक जो यूएसपी है, कि बाहर से लोग आकर के जो हैं वो पड़ोस का माहौल बदल रहे हैं, है ना? जो फ्रेंच लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका आस-पड़ोस बदल रहा है। जो जो देखने के, जो सुनने के, जिस तरह के आस-पड़ोस में रहने के वो आदी हैं, वो बदल रहा है ना? और बाहर से लोग आ रहे हैं, नौकरियों का संकट हो गया है, व्यवसाय का संकट हो गया है, कानून व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। कहीं कोई भी किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार दिखाई नहीं पड़ रहा है, और कई उग्र धरना प्रदर्शन चलने लगे हैं। तो इन इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए जो है मरीन ले पेन की पार्टी जो है उनका ये कहना है कि जो स्वतंत्र रूप से जो यूरोप में आने की जो व्यवस्था है ना? कि जो कोई भी जहाँ से भी मौका पा रहा है तो वो यूरोप में घुसा चला आ रहा है, और यूरोप में भी जो है फ्रांस में आकर के वो समझता है कि अब वो उसका भविष्य सुरक्षित है, और सरकार जो है वो उसकी देख-रेख करेगी। तो ये जो है कहीं न कहीं इसको उन्होंने एक मुद्दा बनाया है। तो नेशनल रैली की पार्टी का जो नीति है, जो उनका उनसे अपेक्षित है, वो ये है कि जो फ्रांस में जन्म के साथ नागरिकता का जो एक प्रावधान है, उसमें कुछ बदलाव करने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 विदेशी माता-पिता हैं, माने माता-पिता अगर विदेशी हैं और अगर उनके बच्चे का जन्म फ्रांस में होता है, तो 18 साल की उम्र आते-आते जो है वो फ्रांस का नागरिक माना जाएगा। अभी तक जो है कानून यही है। इसमें बदलाव करने की जो है बात कर रही हैं मरीन ले पेन की पार्टी, और उनका कहना ये है कि जो है ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, है ना? इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी उसके लिए नियम, कायदे जो हैं लागू किए जाएँगे। लेकिन कोई भी जो है अपने बच्चे कोई भी जो है माता-पिता वो फ्रांस की धरती पर अगर अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और 18 साल की उम्र में आकर के वो अपने आप ही जो है फ्रांस का नागरिक नहीं बनेगा, ऐसी नीति होनी चाहिए।
उनका ये कहना है कि जब दुनिया भर में इतनी आबादी बढ़ रही है, 8 अरब के आस-पास हम लोग हो गए हैं पूरी दुनिया में, तो जो है और दुनिया में कई जगह मौके कम हैं, तो इसलिए फिर फ्रांस को जो है कहीं न कहीं नियम जो है कड़े करने पड़ेंगे नागरिकता पाने के लिए। तो ये एक बात ही हो गई, उसके बाद में फिर जैसे कोई अगर फ्रांस में आ गया है, तो वो आवेदन देता है कि भई परिवार को एक साथ रहना चाहिए और इसलिए जो उसका परिवार है, जो कहीं दूसरे देश में है, तो उसको भी फ्रांस में लाया जाए। तो इसमें भी जो है कुछ कड़ाई होने की उम्मीद है। ये देखा जाएगा, जो मैंने नियम बताए जा रहे हैं वो उसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति आवेदक है, उसकी कमाई की क्षमता कितनी है? क्या वो अपने परिवार को यहाँ फ्रांस में ला कर के वो खुद उनका पालन-पोषण कर पाएगा? अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर जो है फिर सरकार जो है उसमें उस आवेदन को जो है या तो खारिज भी कर सकती है या फिर सस्पेंशन में रख सकती है कि ठीक है अभी पर विचाराधीन है। तो सरकारें तो विचाराधीन कई चीज़ें रखती ही हैं, तो लंबे समय तक रख सकती हैं। जो एक बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये कि जो जो अवैध रूप से घुसे चले आए हैं, जो अवैध रूप से घुसे चले आए हैं फ्रांस में, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं में भी कहीं न कहीं सीमित कर दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और ये माना जा रहा है कि जो है सिर्फ़ इमरजेंसी सेवाओं में यानी एकदम अगर कोई अगर जीवन-मरण की स्थिति है, तो उसी उसी स्थिति में जो है उस अवैध रूप से घुसे चले आए उस घुसपैठिया व्यक्ति को जो है उसी माने सूरत में जो है किसी प्रकार की अपेक्षा करनी चाहिए फ्रांस की जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। अदरवाइज़ जो रूटीन में जो सुविधाएँ मिलती हैं नागरिकों को, वो उससे वंचित कर दिया जाएगा, है ना? एक एक मैंने यही माना जाना चाहिए और इसके अलावा जो कई प्रकार के जो सरकारी सुविधाएँ होती हैं, उसमें भी जो है फ्रांसीसी नागरिकों को ही तरजीह देने की बात आई है और मतलब ये अपेक्षित ही है। जब आप स्वास्थ्य सुविधाओं में उनको सीमित कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो जो उनके कोई कोई कैश प्रोग्राम होगा, कोई अन्य प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं, कहीं-कहीं सब्सिडी होगा, तो इन सब का लाभ क्यों दिया जाएगा जो अवैध घुसपैठिया है उसको? जो है कानून व्यवस्था के मसले को देखते हुए, कानून व्यवस्था के गिरते मसले को एक बड़ा मुद्दा बनाया है इस पार्टी ने और इसलिए उन्होंने कहा है कि जो जो सरकारी सहायता में जो पैसे मिलते हैं या अन्य प्रकार की सामाजिक सहायता मिलती है वो उन परिवारों के लिए जो है उनको वंचित कर दिया जाएगा या उनमें भारी कमी लाई जाएगी जिनके बच्चे जो हैं वो हिंसा में लिप्त पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा बार जो हैं वो ऐसे प्रकरण में वो दोषी पाए गए हों या पकड़े गए हों, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो आम तौर से जो बाहर से लोग आते हैं उनको सेटलमेंट में दिक्कत होती है। तो यही माना जाना चाहिए कि जो बाहर से लोग आए हैं, ना जो फ्रांसीसी नागरिक नहीं हैं, उन्हीं पर ज़्यादा निशाना लगाया जा रहा है। इस नीति का भी कहीं न कहीं मतलब वही है, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो अपने आप को अलग-थलग महसूस करेंगे तो उनके अंदर जो है हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना है या ऐसा कोई इनके पास डेटा होगा, उसके आधार पर ही जो है ये इन्होंने ये नीति को भी जो है कहीं न कहीं लागू करने की सोचेंगे किसी न किसी रूप में। जो 16 की उम्र 16 से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होंगे, किशोर होंगे 16 से ज़्यादा उम्र के जो किशोर होंगे, उनको भी जो है हिंसा के मामलों में वयस्कों की तरह ही उनको भी कानून कानून का सामना करना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। जैसे एक वयस्क को अपने किए किए के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है, वैसे ही 16 साल से ऊपर के किशोर भी जो हैं उनको भी अपने किए के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा और देश का कानून जो है उनसे उसी तरह से निपटेगा। अ जो फ्रांस की पुलिस है, उसके अधिकार बढ़ाए जाएँगे, ऐसा ऐसा माना जाना चाहिए और उग्र धरना प्रदर्शन अगर होते हैं तो फ्रेंच पुलिस की कार्रवाई को जो है ये माना जाएगा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में जो है ये कदम उठाए हैं। अगर वो कोई सख्त कदम उठाते हैं भीड़ पर, तो ये माना जाएगा कि वो फ्रांस की पुलिस जो है उसके पास कोई और चारा नहीं था और इसलिए उसने अपने आत्मरक्षा में जो है ये कदम उठाए हैं। तो ये भी एक बड़ा फैसला है क्योंकि इससे माना जाना चाहिए कि जो धरना प्रदर्शन करके जो है एक साथ अपनी शक्ति प्रदर्शन का जो एक मामला रहता है लोगों के बीच में उसको कहीं न कहीं डिस्करेज करने की, उसको कहीं न कहीं डराने-धमकाने की जो है ये नीति हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो फैसला होने वाला है इसका बहुत कुछ विरोध भी हो रहा है काफ़ी। उसमें ये है कि जो दोहरी नागरिकता वाले लोग हैं, यानी कि फ्रांस की नागरिकता तो है ही उनके पास, लेकिन किसी और देश की भी नागरिकता उनके पास होगी, है ना? तो उस उस
उन व्यक्तियों को जो है संवेदनशील पदों पर या संवेदनशील संस्थानों में नौकरी या मौका नहीं मिलेगा, है ना? अब इसका संवेदनशील किसको मानेंगे आप? डिफेंस एक हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी जो है ऊंचे पद जो होते हैं वो संवेदनशील ही माने जाते हैं। तो वहां पर भी जो है मैंने एक तरह से ये माना जाना चाहिए कि जो जो केवल और केवल फ्रांस का नागरिक है उसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसका दूसरा मतलब यही हुआ कि रक्षा क्षेत्र में और जो है जो परमाणु क्षेत्र है, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जो राजनीति के ऊंचे पद हैं, वहां पर केवल और केवल फ्रांस के नागरिक जो हैं, जो मूल फ्रेंच व्यक्ति है, उसी को वहां पर जो है तरजीह दी जाएगी, उसी के लिए वहां पर जो है निर्बाध रूप से आगे बढ़ने के मौके होंगे। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि कई लोगों को वंचित करके जो है, कई लोगों को जो है अपात्र घोषित करके जो है कहीं न कहीं मौके बढ़ाए जा रहे हैं, जो फ्रांसीसी नागरिक हैं, और इस प्रकार से जो है एक वोट बैंक जो है तैयार हो जाएगा। ये माना जाना चाहिए और लंबे समय तक पार्टी सत्ता में रहने की उम्मीद कर रही है। तो ये कुछ बातें हुई, इसके अलावा जो है विदेश नीति पर भी इनका कुछ मैनिफेस्टो में प्रोग्राम है। उसमें ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है, उसमें तकरीबन 3 बिलियन यूरो तक जो है कटौती करेंगे। यूरोपियन यूनियन जो है, फ्रांस भी शामिल है उसमें, और फ्रांस एक एक्टिव मेंबर है, फ्रांस एक प्रमुख मेंबर है। और यूरोपियन यूनियन के फंडिंग में कमी करने का और भारी कटौती करने के पीछे जो मंशा हो सकती है वो ये कि जो यूरोपियन यूनियन में जो सरकार है, जो ब्रसल्स में चुनी जाती है, जो यूरोपियन संसद की जो में जो चुनी जाती है, और एक जो फ्रांस की सरकार है, तो फंडिंग में कमी करके आप ये अब दिखाना चाहते हैं कि अब फ्रांस की सरकार का जो है वरीयता ज्यादा है। फ्रांस की सरकार जो फैसले करेगी वो लागू होंगे, वो प्रमुखता से लागू होंगे, और यूरोपियन यूनियन के जो कानून है वो देखा जाएगा कि उनको लागू करना है कि नहीं करना है, और कितनी गंभीरता के साथ उनको लागू करना है ना? तो ये सब चीजें देखी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की जो सत्ता है, जो यूरोपियन यूनियन का जो एक इन्फ्लुएंस है फ्रांस की राजनीति में, उसको भी कम करने के पीछे, कम करने का धीरे धीरे जो है प्रयास है। अ, इसके बाद जो है यूक्रेन का मामला, चूँकि पूरे यूरोप के लिए यूक्रेन का मामला बहुत बड़ा है, तो इसमें भी जो है जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनसे बिल्कुल ही अलग जाकर के नीति अपनाई जा रही है। उनका ये कहना है, वर्तमान जो नेशनल रैली पार्टी है, जो कि अपेक्षित है कि वो सत्ता में आने के बहुत करीब है। उनका ये कहना है कि यूक्रेन को जो है मदद दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन उसमें कटौती की जाएगी। और दूसरा उनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार से जो सैन्य सहयोग है, यानी कोई हथियार या रॉकेट या मिसाइल या इस तरह की चीजें जो है वो यूक्रेन को नहीं दी जाएंगी। और जो फ्रांसीसी ट्रूप्स हैं उनको भी यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा रूस के खिलाफ। तो ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनका उन्होंने पूरे यूरोप में मेरे ख्याल से वो अकेले ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कि ये प्रस्ताव दिया था कि अगर यूक्रेन को जरूरत हो तो यूरोप के देश जो हैं वो अपनी सेनाएं जो हैं वो भेजें, जिससे कि यूक्रेन की हार को बचाया जा सके, या यूक्रेन को जो है मजबूती दी जा सके। लेकिन अब जो फ्रांस में जो नई सत्ता के करीब दिखती है पार्टी, विपक्षी पार्टी, दक्षिणपंथी पार्टी, इनका ये मानना है कि हमें यूक्रेन में अपने लोगों को लड़ने के लिए नहीं भेजना है, ना कोई सैन्य सहायता देनी है, सिर्फ हम आर्थिक सहायता देते रहेंगे। अगर उनके नागरिकों को कोई आवश्यकता हो तो उसके लिए हम सहायता देते रहेंगे, लेकिन उसमें भी कटौती की जाएगी। उसके बाद में फिर एक बहुत बड़ा इनका जो बात है, इसको देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। चूँकि इज़राइल भी जो है अभी आक्रमण के मूड में है, तो जो जो फ्रांस की जो अब पार्टी मजबूत मजबूत दिख रही है, और अब जो पार्टी जो सत्ता में आने के करीब है, इनका ये कहना है कि फ़िलिस्तीन के अस्तित्व में आने का भी विरोध करते हैं ये। है ना? ये इनका एक बहुत बड़ा फैसला होगा अगर ये लागू करते हैं इसको देखना पड़ेगा कि ये सच है कि नहीं है, और कितना ये गंभीर हैं इस वादे को लेकर के। फिर जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं, इसको लेकर के भी नेशनल रैली की जो वादा है वो ये है कि जो रिटायरमेंट एज है उसको पहले की तरह 62 वर्ष पर जो है रखा जाएगा, और पेंशन देने से बचने के लिए जो रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की जो वर्तमान सरकार की कोशिश थी, उसको वापस किया जाएगा। मतलब ये कि आपको 62 साल में ही रिटायरमेंट होगा, और जो पेंशन जो दी जाती है उसमें उस पेंशन देने से बचने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसके लिए फंड कहीं न कहीं से जुगाड़े जाएँगे, है ना?
तो अगर कटौती इधर-उधर कई जगह होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पेंशन में जो है कुछ कर ही पाएँगे, उनके पास फंडिंग इतनी होगी ही। तो ये जो है प्रमुख रूप से जो है बहुत बड़े-बड़े इनकी नीतियों में परिवर्तन है फ्रांस में। अब देखना होगा कि मैक्रोन राष्ट्रपति रहेंगे और जो अभी जो नेशनल असेंबली में जो अगर सत्ता में आ जाती है ये पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी, तो ये माना जाना चाहिए कि जो है जो प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे जॉर्डन बारडेला जो 28 साल के हैं और काफ़ी काफ़ी जो है ये मशहूर हैं वहाँ के सोशल मीडिया में, फ्रांस के सोशल मीडिया में। तो जॉर्डन बारडेला जो हैं ये प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर चूँकि मैक्रोन और इनके बीच में टकराव होगा नीतियों को लेकर के, तो इसलिए मैक्रोन के लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा। और मेरे ख्याल से 2027 में जो है मैक्रोन को भी राष्ट्रपति चुनाव का सामना करना होगा। उस समय जो है मरीन ले पेन जो हैं वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार होंगी। तो फ्रांस की राजनीति में अभी से जो है काफ़ी माने बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और नीतियों में जो है घरेलू स्तर पर जो है संघर्ष बढ़ने की पूरी-पूरी आशंका है। भारत का चूँकि बहुत मजबूत दोस्त रहा है फ्रांस, तो इसलिए भारत को देखना होगा कि उन पर क्या असर पड़ेगा इस घरेलू संकट का। लेकिन ये भी है कि जो बदलाव वहाँ पर आएँगे वो पूरी दुनिया में चर्चा होगी उनकी और बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर भी जो हैं लोग कह सकते हैं कि अगर फ्रांस के लिए और अमेरिका के लिए जो अमेरिका के नेता और फ्रांस के नेता अगर जो हैं घरेलू नीतियों में भारी रद्द-बदल की माँग कर रहे हैं, तो भारत में भी ऐसी नीतियाँ अपनाने में क्या दिक्कत हो सकती है?